नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा क्लासेस कटिहार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड और एनसीईआरटी से संबंधित कक्षा 9 का प्रथम चैप्टर फिजिक्स अर्थात भौतिकी का जो है कि मैं प्रथम चैप्टर का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स लेकर के आया हूं और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यह नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आशा करते हैं कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से शर्मा क्लासेस कटिहार में आपका स्वागत है। और यह जो आप देख रहे हैं, यह भौतिकी का जो है कि आज हम प्रथम चैप्टर का नोट्स लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से आपको सारा का सारा नोट्स इस चैनल पर मिलेगा। चूँकि दोस्तों यह चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो हो सकता है मैं इस वीडियोज़ को 1 या 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दूंगा और आप हमारे इसी चैनल पे आकर के, शर्मा क्लासेस कटिहार में आकर के आप जो है कि इस नोट्स को देख करके आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी पर लिख सकते हैं और आपका पूरा का पूरा नोट्स इस पर मिल जाएगा। और अगर इसमें कंप्लीट नहीं हो पाए तो दूसरे पार्ट्स में आप जा कर के इस प्ले लिस्ट में जा कर के आप वहाँ से देख कर के लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का हमारा कक्षा। यह कक्षा 9 है और बिहार बोर्ड के लिए जो है कि बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड सभी में जो है कि यह काम कर सकता है और एनसीईआरटी पर यह बेस्ड है। तो दोस्तों आज इस चैप्टर में हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में मापन के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए, आज से बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले से आदमी जब मापन नहीं हुआ करता था तो लोग जो है कि बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग करते थे। कभी पैर का प्रयोग करते थे, कभी हाथ से, कभी केहूनी का, कभी जो है कि लाठी का, कभी जो है कि छड़ी का प्रयोग करके किसी ज़मीन को, किसी दूरी को, लंबाई को, चौड़ाई को, क्षेत्रफल को इत्यादि रूपों में बांटते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा विज्ञान विकास करते गया और पैमाना का जो है तरीका बदलते गया और जो है कि यह वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो है कि यह नापने का तरीका, पैमाना जो है एक वैज्ञानिक रूप के कारण एक जो है कि फिक्स जो है कि मेजरमेंट बन सा गया है। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान 2 अर्थों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। यानी कि जब विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, यानी कि किसी भी विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका एक अर्थ होता है वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि किसी भी चीज़ को जो हम प्राप्त करते हैं, जिसके विषय में हम लोग जानते हैं, उसी को हम लोग के जो है कि जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो अध्ययन और परीक्षण के स्वरूप प्राप्त होता है उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा विज्ञान का परिभाषा, अगर कोई हमसे पूछे विज्ञान का परिभाषा क्या है, तो दोस्तों विज्ञान का परिभाषा बन करके आया कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान देखिए दोस्तों, विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक विज्ञान है आपका भौतिक विज्ञान, एक है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या होता है दोस्तों? निर्जीव चीज़ों का अध्ययन होता है, जैसे मिट्टी, हवा, जलवायु, खनिज लवण इत्यादि का पढ़ाई होता है निर्जीव में, यानी कि भौतिक विज्ञान में। और जीव विज्ञान जो होता है दोस्तों, इसमें सजीव चीज़ों का अध्ययन होता है, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु इत्यादि। दोस्तों भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। एक हो गया आपका भौतिकी विज्ञान और एक होता है रासायनिक विज्ञान। और जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है आपका वनस्पति विज्ञान, एक होता है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार यह दोस्तों देख सकते हैं आप, नीचे में पेज नंबर भी लिखा हुआ है, आप कन्फ्यूजन नहीं हो सकते हैं। पेज नंबर को भी आप देख करके नोट डाउन कर सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। अब दूसरे पेज में हम लोग आते हैं, बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। दोस्तों यह है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है कि चूँकि हमारा यह चैप्टर ही है, सब्जेक्ट ही है भौतिकी का, इसलिए भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक एवं ब्रह्मांड में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक एवं ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे दोस्तों बल हो गया, हो गया इत्यादि, यह सब जो है भौतिक विज्ञान उसे कहते हैं, जिसका जो है कि
परमाणु और प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसी का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसी को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे बल और प्रकाश इसका उदाहरण हो गया। अब भौतिक विज्ञान का जनक ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, तो भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। ये हमारे वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन, जो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे, उसी को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान का अगर पिता पूछा जाए दोस्तों तो वह गैलीलियो है और अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान का जो जनक कहा जाता है यह आपको जो है कि गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है कि ये महान वैज्ञानिक थे, इसे जो है कि भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका रासायनिक विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों और भौतिक गुणों, रासायनिक गुण तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक विज्ञान कहते हैं। जैसे परमाणु, अम्ल, धातु इत्यादि का जो अध्ययन किया जाता है रासायनिक विज्ञान में कहते हैं। बहुत ही आसान सा परिभाषा है दोस्तों कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। आगे है दोस्तों कि रासायनिक विज्ञान का जनक। तो रासायनिक विज्ञान का जनक जो है एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको यह हमारा प्रयास लग रहा है अच्छा, तो आप हमारे इस चैनल को शर्मा क्लासेस कटिहार को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित कक्षा, बोर्ड, इंटर का बारी बारी से हम सब पर काम कर रहे हैं। आपको सारा का सारा जो है कि वीडियोस, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो है कि इस पर आप मिलेगा आपको। आगे दोस्तों है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें हम जीव जंतु और वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान दोस्तों किसे कहते हैं? जीव विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें हम जीव जंतु और वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे मानव, उत्तक, कोशिका, यानी कि जिसमें जो भी पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, हाथी घोड़ा हो, कुछ भी जीव जंतु है जिसका हम अध्ययन करते हैं, जिसमें जान हो, उसी का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान का जो दोस्तों जनक था वह था अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा पेज हमारा ख़त्म हो गया, अब तीसरा पेज में हम आ गए हैं। जीव विज्ञान को दोस्तों देखिए दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका जंतु विज्ञान, जो कि ऊपर भी हम लोग पढ़े हुए थे। एक है आपका वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में क्या होता है दोस्तों? जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें हम लोग जो है कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, उसका परिभाषा भी नीचे में लिखा गया है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, ये आप ही को याद रखना है। अब देखिए वनस्पति विज्ञान आ गया। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वनस्पति के बारे में अर्थात पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता देखिए दोस्तों, अच्छा से नाम याद रख लीजिएगा, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा बेसिक जानकारी था विज्ञान के बारे में, विज्ञान के भाग के बारे में, विज्ञान के प्रकार के बारे में। अब जो है आगे दोस्तों है मापन। मापन दोस्तों किसे कहते हैं? किसी वस्तु का आकार, वजन, बल और लंबाई आदि का पता लगाने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, चैप्टर का नाम ही है मापन। किसी वस्तु का आकार, वजन, बल और लंबाई आदि का पता लगाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मापन। किसी भी वस्तु के मापन के लिए देखिए दोस्तों दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक होता है संख्यात्मक मान, एक होता है मात्रक। संख्यात्मक मान का मतलब हो गया दोस्तों कि कोई अंक, जैसे 5, 10, जैसे कोई बोलता है 10 फीट, इसका मतलब हो गया 10 जो है कि अंक हो गया, फीट जो है कि मात्रक हो गया। कोई बोलता है 5 लीटर पानी, अर्थात इसका मतलब हो गया कि 5 जो है कि आपका जो है कि संख्यात्मक मान हो गया और लीटर जो है कि आपका जो है कि मात्रक हो गया। ये दो चीज़ों का जरूरत होता है किसी भी चीज़ को मापन के लिए। हमारा तीसरा पेज भी खत्म हो गया दोस्तों। आइए हम चौथा पेज में आते हैं। आगे है आपका मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मापक का प्रयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मापक का प्रयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। आगे है दोस्तों भौतिक राशि। जिस राशि को मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जिस राशि को मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, बल इत्यादि। लंबाई, बल इत्यादि जिस राशि को मापा जा सके उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि का प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। भौतिक राशि का प्रकार जो होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है आधारी राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि को कहते हैं बेसिक क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशि को कहते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी।
अब देखिए दोस्तों, आधारी राशि किसे कहते हैं, ये मेन है हमारा। वे राशि या वैसा मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। अर्थात दोस्तों, वह मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये सब, विद्युत धारा, ये सब जो चीज़ है दोस्तों, किसी भी दूसरे अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, इसलिए आधारी मात्रक कहते हैं। इसी का एक दूसरा रूप है, दूसरा है व्युत्पन्न राशि, यानी कि वैसा राशि जो आधारी राशि के मदद से प्रदर्शित किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अर्थात दोस्तों, व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जो जिसे प्रदर्शित करने के लिए किसी आधारी राशि का जरूरत होता है, उसी को हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, जैसे कि बल, दाब, क्षेत्रफल। आगे है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा मापक के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। पुराने समय से अब तक मूल राशि और उसके इकाई में की विधि में अलग अलग समय पर अलग अलग देश में अलग अलग रहा। इस प्रकार जो है कि अन्य पद्धति का विकास हुआ। दोस्तों, पहले के ज़माने में जो है कि मात्रक का जो है कि मेजरमेंट पद्धति अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से मापा जाता था, लेकिन कालांतर में सभी देशों का वैज्ञानिक बैठ करके जो है कि मीटिंग करके जो मात्रक को एक स्टैंडर्ड यूनिट्स लाया, जो कि ताकि सभी पूरा दुनिया में देशों में एक समान मात्रक हो सके। नहीं तो किसी भी देशों से खरीद बिक्री लेने में, किसी प्रकार का मापन करने में समस्या या दिक्कत होता था। इसीलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आया था जो इस कड़ी में फुट पाउंड सेकेंड आया था। फुट पाउंड सेकेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, FPS सिस्टम होता है, यानी कि इसका मतलब हो गया F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई, बल और समय को मूल राशि माना गया था, बाकी इस राशि को व्युत्पन्न राशि माना जाता था। यानी कि शुरुआत में दोस्तों फुट पाउंड सेकेंड को ही मूल राशि माना जाता, बाकी जितना भी था उसे जो है कि व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स माना जाता था। इस पद्धति का उपयोग सबसे पहले दोस्तों ब्रिटेन में, वेल्स में, इंग्लैंड आदि जगहों पर हुआ था। इसमें मूल रूप से यही तीन को जो है कि शुरुआत में माना गया था FPS पद्धति में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस नोट्स को बनाइए, अच्छे से लिखिए, पढ़िए, और इस चैप्टर में कंप्लीट होने के बाद मैं आपको जो है कि आगे और दूंगा। अब आगे है दोस्तों मेरा मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति में क्या है, सन 1790 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 1799 में मीट्रिक पद्धति लाया, जिसमें कि किलो, सेंटी और मिली आदि को लाया गया। लेकिन यह भी दोस्तों सक्सेस नहीं रहा। आगे जो है कि थोड़ा सा और विस्तार हुआ, तब जाकर क्या है CGS पद्धति। दोस्तों, CGS पद्धति में जो है कि ऐसा हुआ कि इसमें लंबाई को जो है कि सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को जो है कि ग्राम में और सेकेंड को जो है कि समय मापा गया। 1874 ईस्वी में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर एडवांस एंड साइंसेज BAAS ने CGS पद्धति लाया। इसमें लंबाई, समय आदि को जो है कि शामिल किया गया। यह भी दोस्तों जो है कि ठीक से उतना नहीं हो पाया। अब आगे देखो दोस्तों, इकाई का मानकीकरण। जब अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का पद्धति माना जाता था, अलग अलग रूपों से जो है कि मापन किया जाता था, तब जाकर के देशों में अलग अलग मात्रक को लेकर के समस्या होने लगा, विभिन्न प्रकार का समस्या होता। तब जाकर के 17 देशों का प्रतिनिधि यानी कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक मिल करके 1700 देशों का प्रतिनिधि मिल करके 1875 में फ्रांस के पेरिस में मिला, ताकि समस्या के मापन को ख़त्म किया जा सके। और इस सम्मेलन में फैसला हुआ कि अब यह सम्मेलन प्रत्येक 4 वर्षों पर होगा और इकाई मात्रक में होने वाली समस्या को दूर किया जाएगा। इस सम्मेलन को CGPM, दोस्तों याद रखिएगा आप इसका फुल फॉर्म, कॉन्फ्रेंस जनरल डस स्पोर्ट्स मेजर के नाम से इसे जो है कि दिया गया। मतलब प्रत्येक 4 सालों पर जो है कि यह सम्मेलन करने का फैसला किया गया। यह कमेटी बना, और इस कमेटी में क्या बात हुआ, इस कमेटी में यह बात हुआ कि अब से 4 साल पर जो है कि मापन से संबंधित होने वाली समस्याओं को इसमें दूर किया जाएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या हो जाएगा तो इस कमेटी में रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए आया MKS पद्धति। CGPM के द्वारा जब CGPM बन गया, कमेटी बन गया, उसके बाद CGPM का पहला सम्मेलन 1889 में हुआ था। इसमें जो है कि रॉड अर्थात छड़ को बेलन के बारे में बताया गया। जो रॉड हुआ करता था दोस्तों, जो रॉड होता था, इसको जो है कि बेलन माना गया, इसको जो है कि बेलन मान लिया गया, इसको जो है कि बेलन मान लिया गया। ये जो है कि इसको बेलन यानी कि अंग्रेजी में इसको सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर मान लिया गया। और 1954 में CGPM के 10वें सम्मेलन जब 10वां मीटिंग हुआ, इसमें 3 मूल राशि को जोड़ा गया, एम्पियर, केल्विन और कैंडेला। शुरुआत में दोस्तों तीन को जोड़ा था, MKS यानी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। उसके बाद 1954 में जब 10वां सम्मेलन हुआ, उसमें 3 और जोड़ा गया, यानी कि क्या क्या दोस्तों जोड़ा गया, एम्पियर, केल्विन और कैंडेला। इस प्रकार से दोस्तों देखिए
कितना हो गया, टोटल से जो है कि 6 गो हो गया। और अंतिम में जो है कि 1960 में एक और मीटिंग हुआ था CGPM का 11वां सम्मेलन में, मीटिंग में मोल को जोड़ दिया, पदार्थ का परिमाण का, जिसका मतलब होता है मोल, मोल को जोड़ दिया। तब से पूरी दुनिया में कुल 7 SI मात्रक का दोस्तों जो है कि होने लगा, जिसे लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI यूनिट्स कहा जाता है। इतना दोस्तों जो है कि आपको याद रखना है कि जो है कि तभी से जो है कि 7 यूनिट्स हो गया और अभी भी 7 यूनिट्स ही चलता है। अब आगे देखिए दोस्तों है हमारा, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों कि पूरी दुनिया में 7 गो यूनिट्स है, आपको याद रखना होगा। द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, जिसको कि kg से संकेत जो है कि इंडिकेट करते हैं। लंबाई का हो गया मीटर, जिसको कि m से करते हैं। समय का हो गया आपका सेकेंड, जिसको कि सेकेंड S से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हो गया तापमान, जिसको टेम्परेचर कहते हैं, इसको केल्विन से जो है कि इंडिकेट किया जाता है, उसको K से जो है कि इंडिकेट किया जाता है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट हो गया आपका एम्पियर, A से इंडिकेट करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, CD से इंडिकेट करते हैं। पदार्थ का परिमाण हो गया मोल, इसे MOL से जो है कि इंडिकेट करते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे है मानक इकाई की विशेषता। अब देखिए यह जो मानक इकाई बना, इसका क्या विशेषता, क्या खास बात था। देखिए दोस्तों मानक इकाई की विशेषता ऐसा होना चाहिए जो आज जो रह गया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझिए कि 1 मीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यही सब जगह माना जाना चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार का बदलाव आएगा तो वो उसे नहीं मानना चाहिए, वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसीलिए दोस्तों मानक इकाई का क्या विशेषता, मानक इकाई का ऐसा विशेषता होना कि सार्वभौमिक और अपरिवर्तनशील होना चाहिए, यानी कि सबका मानने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई देश माने दूसरा देश नहीं माने। CGPM के द्वारा जो बनाया गया इकाई है, यह जो है आसानी से समझने लायक होना चाहिए और आसानी से समझ में आना चाहिए। जैसे लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड मापते हैं, इसको कोई भी व्यक्ति समझ सके, ऐसा जो है कि मात्रक बनाना चाहिए। ऐसा नहीं मात्रक बना दे कोई समझ ही नहीं सके। अब देखिए दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है जब इतना कुछ होने लगा तब जाकर के मानक उपसर्ग एकाएक, मानक उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक रूप में लिखते हैं तो वह मान कभी कभी छोटा हो जाता है या बहुत बड़ा हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मानक उपसर्ग लाया गया, जो कि देख सकते हैं आप 10 के घातांक में इसको जो है कि लिखा जाता है, 10 के घातांक में इसको लिखा जाता है। और यह टोटल से जो है कि इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। इसके विषय में आपको आगे बताऊँगा। जैसे एक्जा को ई से संकेत किया जाता है, इसका घातांक होता है 10 पे पावर 8। पेटा को सो बड़ी यानी कि कैपिटल P से इंडिकेट करते 10 पे पावर 15। टेरा को T से इंडिकेट करते 10 पे पावर 12। गीगा को G से इंडिकेट करते 10 पे पावर 9। मेगा को बड़ी M से 10 पे पावर 6। किलो को K से 10 पे पावर 3। हेक्टो को छोटी S से 10 पे पावर 2। डेका को DA से, जिससे 10 पे पावर -1 है दोस्तों। डेसी को D से 10 पे पावर माइनस जो है कि आपका 1 हो गया। सेंटी को C से 10 पावर -2। मिली को M से इंडिकेट करते 10 पावर -3। माइक्रो को म्यू से इंडिकेट करते -6 हो गया। नैनो को N से करते 10 पावर -9। पीको को P से 10 पावर -12 और फेमटो को F से 10 पावर -15। एटो को A से 10 पावर -18। दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं आपका यहाँ फर्स्ट जो है कि पार्ट में हमने आपको इतना कंप्लीट किया और इसका दूसरा पार्ट में बच गया है। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं आपको दूसरा वीडियो में अपलोड करके दूंगा। फिलहाल आप इस पार्ट 1 को कॉपी पर नोट डाउन करिए, दूसरा पार्ट भी जल्द ही आएगा। आप बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर और आप किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं या अगर कुछ और लिखना चाहते हैं, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, यह नीचे कमेंट बॉक्स में आप नीचे में लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।